मुगल आज़म के गाने थे तो उसकी एक पंक्ति थी, वो मुझे बड़ी पसंद आती थी क्योंकि बेखौफ वो लफ्ज़ थे कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। एक स्कूटी वाली देवी जी ने जाकर के एक बेचारा बुढ़वा आ रहा था साइकिल पे, उसको मार दिया। अब बुढ़ा गिरा भलभला के, बिल्कुल उसकी साइकिल है उसकी, वो लड़की भी थी स्कूटी वाली, वो गिर गई। कम से कम 15 जनों का कंपैशन जगा उस लड़की के लिए। ये कंपैशन सारा स्वार्थ देख के क्यों जगता है? तुम हमारे सामने बैठ करके चिकन सूप पी रहे हो, ये सब बातें इग्नोर मत किया करिए। जवानी के जोश में और आमदनी के लोभ में हम इन बातों की उपेक्षा करते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये तो कुछ नहीं, माइनर बातें नहीं है। कोई अगर आपसे नाता इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि अब आप गंदगी नहीं मचाते, तो दिल से बताओ उसे प्यार आपसे था या गंदगी से? तो बस हो गया। आपसे तो उसे प्यार वैसे भी कभी नहीं था ना। नमस्ते सर। तो सर एक क्वेश्चन था मेरा। सर हाल ही में मेरी बात हो रही थी पहाड़ों पर जो बर्फबारी काफी इस बार काफी ज्यादा लेट हुई है इस बार पहाड़ों में ऐसा। और सर इसका कारण ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज है। तो सर सर मैंने ये बात डिस्कस करा था अपने पार्टनर के साथ और उन्होंने बोला कि क्या हो गया, डिले तो हुआ है, एटलीस्ट हो तो गई ना, बर्फबारी हो तो गई एटलीस्ट। तो सर मैंने आपसे सुना है कि जो रिश्तों का आधार है ना वो रियलिटी ट्रूथ पे होना चाहिए, फैक्ट्स पर होना चाहिए। और सर एक तरह से सर वो भी जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है। बेसिकली बर्फबारी हुई है, ठीक है, मैंने भी बोला कि बर्फबारी नहीं हुई है बट काफी लेट हुई है। बेसिकली उन्होंने बोला कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो और मतलब पॉजिटिव लेके देखो। तो सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बन जाता है मतलब? स्वार्थ को जो अच्छा लगे वो पॉजिटिव, स्वार्थ को जो बुरा लगे वो नेगेटिव। जाके किसी किसान से बोलना कि बारिश देरी से हुई है, हो तो गई ना। तुम इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो? अगर बारिश इस बार 2 महीने देरी से हुई है, हो तो गई ना। जाके किसी किसान से बोलना। और थोड़ी अगर पढ़ाई लिखाई कर लो तो ये भी समझ जाओगे कि बर्फबारी कब हो रही है और बारिश कब होगी, इसमें संबंध क्या होता है। इस सवाल में सिर्फ स्वार्थ नहीं है, इलिटरेसी भी है। कोई कहे कि बर्फबारी देर से हुई और कम हुई तो क्या हो गया? ये व्यक्ति स्वार्थी तो है ही, अनपढ़ भी है। जा रहे हो कहीं पर, ट्रेन या फ्लाइट 4 घंटे देर से आए और वो यही बोले देर से आए तो क्या हुआ, आ तो गए। और ये तर्क आप क्यों नहीं दे पाए पलट के? मैंने कोई प्रशिक्षण तो नहीं लिया है ना, कुतर्कों में काटने की विशेषज्ञता तो यहीं हासिल करी है मैंने। ऐसी कोई डिग्री तो नहीं होती कि कुतर्क काटने में 3 साल का डिप्लोमा। सर तब तक फोन कट चुका था। तो फोन ही सिर्फ क्यों कटा? और भी चीजें हैं। संबंधों में बहुत सतर्क रहना चाहिए ना। शुरू में बस स्वार्थ दिखाई पड़ता है। अगर व्यापार वगैरह में कोई है तो वहाँ स्वार्थ दिखाई पड़ता है कि दोनों पार्टनर बन जाएंगे। अगर विपरीत लिंगी है और उस अर्थ में पार्टनर बना रहे हो तो वहाँ बस देह दिखाई देती है कि पार्टनर बन जाएंगे। शुरुआत में स्वार्थ दिखाई पड़ता है, बाद में और चीज़ें फिर उभर कर सामने आती हैं। इससे पहले ही और चीज़ों को साफ साफ जांच पर रख लो। वो जो सामने व्यक्ति होता है, अगर वो व्यक्ति विपरीत लिंगी है और आप उसकी बात कर रहे हो पर्सनल पार्टनरशिप की, विपरीत लिंगी हो या समलिंगी हो, वो सब चलता है। वहां ये भी तो देख लो कि ये व्यक्ति मात्र देह नहीं है, इस व्यक्ति के पास विचार भी हैं। कभी उससे अर्थव्यवस्था पर भी बात कर लो, पर्यावरण पर भी बात कर लो, इतिहास पर बात कर लो, दर्शन शास्त्र पर बात कर लो, पर्यावरण और राजनीति, कितनी चीजें हैं जिन पर बात करी जा सकती है, इस पर भी बात कर लो। तब तो बस टेडी बियर पे बात करते हो। इसी तरीके से अगर बिजनेस पार्टनर है तो उससे भी और बातें कर लो। तब तो बस ये बात करते हो कि एंजल इन्वेस्टर कौन होगा और कितने राउंड की फंडिंग कहां से उठाएंगे और कब आईपीओ लाएंगे, कब एग्जिट कर जाएंगे। तब तो बस ये बात करते हो। ये नहीं सोचते कि इस आदमी के साथ अगर इतने दिनों तक व्यापार करना है तो एक तरह से ये मेरे परिवार का सदस्य हो गया। फिर इसको तो पूरा जांचना पर रखना पड़ेगा ना कि इसके साथ धंधा कर सकता हूं कि नहीं।
तब तो कुछ नहीं देखते, तब तो बस स्वार्थ दिखाई पड़ता है, चाहे वो पत्नी हो और चाहे पार्टनर हो बिजनेस का। और जो व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि कह रहा है कि बर्फबारी देर से हुई, बारिश देर से हुई, जो भी क्या हो गया, वो व्यक्ति क्या बस एक अर्थ में स्वार्थी रहेगा, एक अर्थ में अज्ञानी रहेगा? वो आपके प्रति भी स्वार्थ और अज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेगा क्या आगे चल करके? नहीं करेगा। आप डेट पर जाओ, आप वेटर के लिए टिप छोड़ना चाहते हो, और आप जिसके साथ गए हो वो कह रहा है या कह रही है कि अरे इतना छोड़ने की क्या जरूरत है, 100 रुपए की क्या जरूरत है, 10 या 20 रुपए ही काफी होते हैं। तो समझ नहीं जाओगे क्या कि ये व्यक्ति कैसा है, ये इंसान कैसा है? या बस ये देखोगे कि वो तुम्हारे सामने लो नेक ड्रेस पहन करके बैठ गई थी तो तुम्हें बड़ा आनंद आया? वो इंसान है जो वेटर को अगर तुम 100 रुपए दे रहे हो तो आपत्ति कर रहा है, जबकि उसके डिनर का खर्चा तुमने दिया है। उसको इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई थी कि उसके डिनर का खर्चा तुमने दिया है, पर तुम वेटर को 100 रुपए दे रहे हो तो उस व्यक्ति को बहुत आपत्ति हो रही है। ये व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या करेगा? या बस हमेशा तुम उसकी नेकलाइन ही देखते रहोगे? पर ये सब देखना हम भूल जाते हैं। आप जिनसे रिश्ता बनाने जा रहे हो किसी भी तरीके का, व्यापार से लेके प्यार तक, जो भी आप रिश्ता बनाने जा रहे हो, उनसे जरा दुनिया जहान की बातें किया करिए, उनको परखा करिए। कि नहीं परखना चाहिए? पूछो मांसाहार पे तुम्हारा क्या विचार है, क्लाइमेट चेंज पे तुम्हारा क्या विचार है, उग्रवाद पर तुम्हारा क्या विचार है, कट्टरवाद पर तुम्हारा क्या विचार है। पूछो ये सब, क्योंकि ये बातें महत्व रखती हैं। और कोई इंसान कैसा है ये इन बातों में साफ उभर कर सामने आता है। और मैं सिर्फ बारिश की बात नहीं कर रहा हूं, और भी फसलें होती हैं जो बर्फ की मोहताज होती हैं, जानते हो कि नहीं? सेब वालों से जाकर के पूछो क्या होता है जब जब बर्फबारी इधर या उधर हो जाती है। हिमाचल और कश्मीर में जाकर बात करो, वो बताएंगे कि बर्फबारी से कितना अंतर पड़ता है। और ये कौन सा व्यक्ति है जो नहीं जानता कि उत्तर भारत की सब नदियां ग्लेशियर से आती हैं और इसीलिए साल भर बहती हैं? ग्लेशियर को कहां से बर्फ मिल जाएगी? अगर क्लाइमेट चेंज होगा, 2 डिग्री का तापमान में अंतर तो बहुत बड़ा होता है ग्लेशियर को सिकोड़ने के लिए, छोटा कर देने के लिए। बहेंगी क्या फिर हमारी गंगा यमुना? गए हो किसी से मिलने और पाओ कि तुम पूछो कि क्या लेना है और वो बोले कि मुर्ग मुसल्लम या लैम्ब रोस्ट, मेमना छोटा सा, जितना छोटा होता है उसका मांस उतना मुलायम होता है, और तुम्हारे सामने बैठ करके वो मेमने का मांस चबा रहा है, तो तुम्हारा मांस भी वैसे ही चबाएगा वो इंसान। सर आपने एक बार सॉरी सर, आपने एक बार संत सरिता के एक सत्र में मैं सर
मैंने सुना था आपसे कि आपने कहा था कि वायरस होता है कि जो दिमाग, इंसान के दिमाग पे जो चढ़ जाता है, फिर उसके से वो काम करवाता है। तो सर उस दिन आपने बात की थी कि जब आप देख लेते हो किसी को कि हाँ वायरस उसके, जब आपको पता चलता है कि हाँ ये बंदा खुद नहीं कर रहा कुछ, ये किसी चीज से वशीभूत होकर कर रहा है, तो उसके प्रति कंपैशन आ जाता है आपके अंदर। तो सर वो कंपैशन, मतलब आपको क्या लगता है कि उस सिचुएशन को से कनेक्ट किया जा सकता है किस तरह से कि कंपैशन रखना चाहिए उस बंदे के ज्ञान? कंपैशन सिर्फ उसी बंदे के लिए क्यों आता है जो सेक्सी होता है? हाँ, मैंने देखा एक बार, एक स्कूटी वाली देवी जी ने जाकर के, एक बेचारा बुढ़वा आ रहा था साइकिल पे, उसको मार दिया। अब बुढ़ा गिरा भलभला के, बिल्कुल, उसकी साइकिल है उसकी, वो लड़की भी थी स्कूटी वाली, वो गिर गई। कम से कम 15 जनों का कंपैशन जगा उस लड़की के लिए। वो बुढ़ऊ बैठ के हाय हाय कर रहा है, जाने मरी गया। ये कंपैशन सारा स्वार्थ देख के ही क्यों जगता है? बोलो, ये कौन सा कंपैशन है जो स्वार्थ का मोहताज है? वो बेचारा जाकर ऐसे पड़ा था जहां पे लाइट भी नहीं पड़ रही थी, उसको बड़ी मुश्किल से उठाया गया, एक आदमी उसकी ओर नहीं जा रहा, और लड़की को तरह तरह से हर जगह से उसके शरीर पे सहारा देके एकदम ऐसे फूल की तरह उठाया 15 लोगों ने। ऐसा कंपैशन देखा ना, गौतम बुद्ध के अवतार हैं सारे के सारे। कंपैशन ही कंपैशन। करुणा में अगर भावुकता समाहित हो गई तो करुणा नहीं है, स्वार्थ है। अपनी करुणा से पूछा करो, तुझमें स्वार्थ कितना है? करुणा में बोध होता है, बोध, भावुकता नहीं होती। कंपैशन और इमोशनैलिटी बहुत अलग अलग बात है। करुणा और भावुकता एक नहीं होते। भाव उठता है शरीर की पशु वृत्ति से, और करुणा उठती है चेतना की ऊंचाई से। ये दो बहुत अलग अलग स्रोत हैं, दो बहुत अलग अलग आयाम हैं। आपके शरीर की पशुता से जो उठे उसे भावना कहते हैं, और आपकी चेतना की ऊंचाई से जो उठे उसे करुणा कहते हैं। और स्वार्थ चाहता है कि आप भावुकता को ही नाम दे दो करुणा का। वो इमोशन को कंपैशन का ठप्पा लगा देना चाहता है। सुना नहीं है, किसी को जाकर के बताओ कि तेरा भाई, तेरा पति, तेरी बीवी, कोई भी, या तेरा बच्चा कितना बड़ा असुर है, तो क्या बोलेगा? हाँ वो ना, बेचारे के साथ बचपन में एक हादसा हो गया था, उसके बाद से वो थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है। ये कंपैशन है? ये क्या है? स्वार्थ है। और ये सुना है कि नहीं सुना है? कुछ कंपैशन उन करोड़ों जानवरों के लिए भी छोड़ दो जो रोज कट रहे हैं, उनके लिए कोई कंपैशन नहीं है। कुछ कंपैशन उन 100 से 1000 प्रजातियों के लिए भी छोड़ दो जो रोज विलुप्त हो रही हैं, उनके लिए कोई कंपैशन नहीं है। सारा कंपैशन बस उनके लिए रहता है जो अपने स्वार्थ के क्षेत्र के लोग हैं। अपनी प्रेमिका, अपना पति, अपना बॉस, इनके लिए सारा कंपैशन है। ये कंपैशन नहीं है बाबा, ये क्रूरता है। और एक बात अच्छे समझिए, मूर्खों की मूर्खता और हैवानों की हैवानियत बचाए रखने में और बढ़ा देने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो
मूर्खों को मूर्ख जानकर भी उनका चुनाव कर लेते हैं। जिनको सामने वाले व्यक्ति की हैवानियत दिख रही होती है, फिर भी वो उसको अपने जीवन में या अपने व्यापार में या अपने परिवार में शामिल कर लेते हैं। अगर हैवान आदमी को दिख जाए कि अगर वो हैवान है तो कोई उसे स्वीकार करेगा ही नहीं, तो क्या वो हैवान बने रहना बर्दाश्त कर पाएगा, एफोर्ड कर पाएगा? तुम मुर्गा चबाते हो, ये जानने के बाद हर लड़की तुम्हें चुनने से मना कर दे, तुम्हें मुर्गे को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन समस्या सारी ये है कि हमें पता भी होता है सामने वाला हैवान है, हम तब भी उसको हरी झंडी दे देते हैं, उसको चयनित कर लेते हैं, उसका वर्ण कर लेते हैं, उसे जीवन में शामिल कर लेते हैं, सारी हैवानियत खत्म हो जाए। ऐसों को घर से, दफ्तर से, जीवन से, व्यापार से बहिष्कृत करना, ब्लॉक करना शुरू करो जो हैवान है, और बोल दो जब तक तुम हैवान हो हमारे जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। सब ठीक हो जाएगा। हम प्रश्रय दे देते हैं, हम सहारा दे देते हैं। किसको? मूर्खों को और असुरों को। मेरे ख्याल महाराष्ट्र का कोई गांव था, इसका क्या पूरा विवरण है वो खोजिएगा, पर उसमें कुछ ऐसा हुआ था, वहां पर अनौपचारिक शराबबंदी हुई थी, सरकार ने नहीं लागू करी, पर उस गांव में हो गई। कैसे हो गई? उस गांव में एक अभियान चला था, वो सिर्फ महिलाओं ने चलाया था। अभियान ये था कि पति पीकर आएगा, घर में घुसने ही नहीं देंगे, बात खत्म। तो या तो शराब चुन ले या घर चुन ले। कुछ महीने लगे, वहां शराबबंदी हो गई, शराब बिकी नहीं रही, क्योंकि महिलाएं डट गईं। बोले घर के बाहर तेरा क्या होगा, तू नाले में गिरेगा, तू खेत में जाके मरेगा, हमें मतलब ही नहीं, पर अब हमने एक प्रण कर लिया है, तू पी के आएगा, घर का द्वार नहीं खुलेगा। और शराबबंदी हो गई। जो मैं इसमें विवरण दे रहा हूं कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, खोज लीजिएगा, स्मृति से बोल रहा हूं। हम तुम्हें शराब पीने से नहीं रोक सकते, पर हम तुम्हें हमारी जिंदगी में शामिल होने से तो रोक सकते हैं ना, वो तो हमारा चुनाव है। तो बस बात कर, तुम हमारे सामने बैठ करके चिकन सूप पी रहे हो, या पनीर के ऊपर चीज और उसके ऊपर अंडा डालकर खा रहे हो, हम तुम्हें रोक नहीं सकते, पर हम उस टेबल से उठ सकते हैं ना। ठीक है, तुम्हें ये सब खाना है, तुम खाओ इस टेबल पर बैठकर, हम इस टेबल से उठ रहे हैं। ये सब बातें इग्नोर मत किया करिए। जवानी के जोश में और आमदनी के लोभ में हम इन बातों की उपेक्षा करते हैं। हम कहते हैं नहीं ये तो कुछ नहीं, माइनर बातें। माइनर बातें नहीं है, यही बातें आगे चल के सबसे बड़ी हो जानी है और आपसे झेली नहीं जाएंगी। हर विषय पर चर्चा करिए अपने आसपास के लोगों से। फिर से कह रहा हूं, क्लाइमेट पर आप चर्चा नहीं कर रहे, आपने रिश्ता बना कैसे लिया? बायोडायवर्सिटी लॉस पे आप चर्चा नहीं कर रहे, कैसे बनाया रिश्ता आपने? राजनीति पर भी चर्चा करिए, सामने वाले व्यक्ति के राजनीतिक विचार जानने जरूरी हैं। वो व्यक्ति जहरीला हो सकता है। और ये नहीं कह देना चाहिए नहीं बट ये तो उसके पॉलिटिकल थॉट्स हैं, तो इसका हमारे रिलेशनशिप से तो कोई लेना देना नहीं है। है लेना देना बाबा, कैसे नहीं है? He is free to think in his own way and I have my own thoughts and we have our own spheres. बकवास बंद करो बिल्कुल।
बिस्तर एक होने जा रहा है और स्फीयर्स अलग अलग रख लोगे, कैसे कैसे? सारे स्फीयर्स एक हो जाने हैं। ये सब खुद को बुद्धू बनाने के बहाने हैं कि टू ईच हिज ओन थॉट्स। ये सब कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे विचार बिल्कुल हूबहू मिलने चाहिए, मतभेद हो सकते हैं, पर घर में जहरीली चीज थोड़ी ले आ दोगे ये बोल के कि खाने में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। खाने में विविधता रखना एक बात होती है, और विविधता के नाम पे खाने में जहर खा लेना बिल्कुल दूसरी बात होती है। उसकी जगह व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ये सैगी, ये क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो? हम टिपिकल लियो, इससे जिंदगी चलेगी? किसी से तुम बात करो भारत छोड़ो आंदोलन की, वो बोले यार रानी लक्ष्मीबाई एग्जेम्पलरी, यू नो। तो जान जाओ कि ये खाने में विविधता ला रहे हो या जहर ला रहे हो। किसी से बोलो वेदांत गीता, वो बोले चेंज द टॉपिक, और उसके बाद भी तुम उससे अपना संबंध बनाए रखो, तो दुर्घटना के जिम्मेदार आप खुद हैं। जो आदमी ज्ञान का नहीं हुआ और कृष्ण का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? ये समझ में क्यों नहीं आती आपको बात? जो सत्य से कोई वफा नहीं रख सकता, वो आपको सच्चा जीवन जीने देगा कभी? वो तो एक ही शर्त पे आपके साथ चलेगा कि तुम भी झूठा जीवन जियो, हम भी झूठा जीवन जिए। पर कभी कंपैशन का बहाना देके, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहाना देके हम सीधे सीधे यथार्थ से आंखें मूंद लेते हैं। न बात करुणा की है न कर्तव्य की है, यहां बात बस स्वार्थ की है। कई लोग विचारमग्न हो गए हैं, मैं उनसे कहूंगा और सोचिए, ये मुद्दा है सोचने लायक। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गंधाते हुए समझौते कर रहे हैं। आप लोगों से मिलते हो और जा करके उन लोगों के चुने हुए विषयों पर बात करनी शुरू कर देते हो, और जो विषय आपके दिल के करीब हैं वो लोग उन विषयों पर कोई बात नहीं करना चाहते, और आप घुटने टेक देते हो। आप कहते हो ठीक है, वी एग्री टू योर टर्म्स एंड योर कंडीशंस। आप किसी से मिले और वो बार बार आपसे चर्चा कर रहा है कि वो पिंकी की शादी पे सूट पहनोगे कि शेरवानी, और आप दो बातें उससे क्लाइमेट चेंज की करना चाहो कि गीता की करना चाहो, वो आदमी तुरंत इधर उधर देखना शुरू कर देता। तो आप उससे फिर सूट और शेरवानी की बात भी क्यों कर रहे हो, बताओ ना। Why is he allowed to exercise a veto or have a monopoly on the topic of discussion? हिम्मत नहीं है हम में। जो हमारे आश्रित लोग हैं, हम उनसे भी ढंग के मुद्दों पर बात नहीं कर सकते। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि उस ढंग के मुद्दे पर खरी खरी बात करें, हम उन ढंग के मुद्दों को अपने आश्रित लोगों पर भी नहीं खोल सकते। बापों की हिम्मत नहीं है कि बेटों के सामने किसी ढंग के मुद्दे की बात कर सकें। ठीक कह रहा हूं ना? बात करके दिखाइए। आप बात करनी शुरू ही नहीं कर सकते, आप डरते हो आपका बेटा रूठ जाएगा, भाग जाएगा। और यह तब है जब बेटा आप पर आश्रित है। जिनमें इतनी कायरता हो उनके लिए थोड़े ही कृष्ण और गीता और वेदांत है।
मुगले आजम के गाने थे, मेरी माँ उसका घर में कैसेट लगा दिया करती थी पुराने ज़माने में जब वो कैसेट आते थे। तो उसकी एक पंक्ति थी वो मुझे बड़ी पसंद आती थी, क्योंकि बेखौफ वो लफ्ज़ थे कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। यहां बंदों से पर्दा करना तो छोड़ दो, हम बंधुओं से पर्दा करते हैं, और सबसे ज्यादा पर्दा हमें अपने बंधुओं से ही करना पड़ता है। बंधु से मेरा आशय है वो जो तुम्हारे आसपास का है, निकट का है, बंधु बांधव सब, पूरा कुनबा, जिसमें मित्र भी शामिल हैं और तुम्हारे व्यापार के क्षेत्र के सहयोगी भी शामिल हैं, सब पूरा कुल कुटुंब। सबसे ज्यादा पर्दा तो इन्हीं से है। हमारी हिम्मत ही नहीं है कि हम इन्हें अपना असली चेहरा दिखा पाएं। असली चेहरे से मेरा आशय है रोशन चेहरा। गंदा चेहरा तो हम कितना भी दिखा दें बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि गंदगी और गंदगी बिल्कुल हिल मिल के चलते हैं ना, तो इन्हें कोई समस्या नहीं आती। आप इन्हें अपना गंदा चेहरा दिखा दो, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो उस पर आप कोई गंदा चुटकुला डाल दें, सब आकर के ताली बजाएंगे, सीटी बजाएंगे और नमस्ते बनाएंगे, स्माइली बनाएंगे और वो एनिमेशंस भेजेंगे, जेपीजी, वो सब डलेगा। और आप वहां पर मजाल है कि इन गीता सत्रों से कोई बात लिख दो, सन्नाटा पसर जाएगा, और 2-4 बार आप वहां पे डाल दोगे ऐसा तो आपको ही निकाल देंगे ग्रुप से। वो बंधुओं का ग्रुप होगा। परीलोक से बाहर आइए, स्वप्न लोक से, गेट रियल, टॉक रियल, यथार्थ पर बात करिए, साफ सीधी खरी खरी। कोई अगर आपसे नाता इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि अब आप गंदगी नहीं मचाते, तो दिल से बताओ उसे प्यार आपसे था या गंदगी से? तो बस हो गया, आपसे तो उसे प्यार वैसे भी कभी नहीं था ना। परम से नाम लग हो, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। परम से नाव लग हो, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। सत्य में रख श्रद्धा पार, नमित करके अहंकार, गीता की गुण करके बात, आ मुक्त हो भव बंध काट। सत्य में रख श्रद्धा पार, नमित करके अहंकार, गीता की गुण करके बात, आ मुक्त हो भव बंध काट। नमस्ते, मेरा नाम ऋग्वेद है। मैं अभी क्लास 11th में हूँ। चेंजेस तो बहुत आए हैं। मैं आचार्य जी से 2 साल से जुड़ा हूँ, और बचपन से मेरा बुक्स पढ़ने में ज़्यादा कोई वो नहीं था। अब मैं जब से आचार्य जी से जुड़ा हूँ तब से मैंने बहुत एटलीस्ट 50 से 60 किताबें पढ़ती होंगी, और ऐसे ही आचार्य जी की बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने मंगवाई हैं और उनको मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी स्कूल की स्टडीज़ भी बहुत अच्छी जा रही हैं, और मेरे को आगे का रास्ता धुंधला दिख रहा है, लेकिन अभी का रास्ता पूरा स्पष्ट दिख रहा है कि क्या कैसे करना है। मैं खेल में भी बहुत आगे था, लेकिन अभी इंजरी की वजह से मेरा रेस्ट है, वरना मैंने स्टेट और नेशनल खेल रखा है बैडमिंटन में, वो भी आचार्य जी से मिलने के बाद ही। आज के गीता सत्र से मैंने ये सीखा कि किसी की आशा ना रखो,
क्योंकि जब हम किसी से आशा रखते हैं तो हम उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और डिपेंडेंसी में हम अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। तो आचार्य जी ने बताया, जो होगा तुमसे ही होगा, वरना नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। इससे मुझे निरालंब उपनिषद के बारे में बातें याद आई कि कैसे हमें निरालंब होकर अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। उसी के साथ साथ आचार्य जी ने ये बताया कि ज्ञान का मतलब क्या होता है, लर्निंग का मतलब क्या होता है। लर्निंग इज टू अनलर्न थिंग्स। यहाँ से नीति का कॉन्सेप्ट आचार्य जी ने बताया। वहीं आगे फिर आचार्य जी ने कहा कि पुनर्जन्म का मतलब ये होता है कि तन और मन से आसक्त पुनर्जन्म होता है, और इसी को तोड़ना कृष्णमय हो जाना। और कृष्ण को जानना माने, वहीं से आचार्य जी ने निराकार और साकार भी उसमें बताया। वहीं पे मैंने एक बात देखी कि निराकार को बहुत जगह पे ये भी कहा जाता है कि वो सब आकारों में है। तो उसका मतलब ये है कि हम में जो निराकार होने की पोटेंशियल है, वो हर किसी में है। वो कृष्ण होने की संभावना हर किसी में। थैंक यू।